Good morning, students. Today we are going to discuss the next property in the colloidal solution. Today is the 16th lecture. Today is the 16th lecture on surface chemistry. This topic is related to the properties of colloidal solution. It is very important topic from the examination point of view. In this section, you have to study four colloidal properties. First is the Brownian movement. Second is the Tyndall effect, and third one is the electrophoresis or cataphoresis, and fourth one is the coagulation or flocculation or precipitation. These four properties of colloidal solution is very important from the examination point of view. Okay, we will discuss all these property of colloidal solution one by one. Okay, and first of all we are going to study the Brownian movement. Okay, इसमें आपको बता रहे थे भैया प्रॉपर्टीज ऑफ colloidal सॉल्यूशन. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है. ये प्रॉपर्टी हम दिमाग में रखना है. चारों वीवीआई है ना. प्रॉपर्टीज ऑफ colloidal सॉल्यूशन, colloidal विलयन के गुण. तो मुख्य रूप से चार पढ़ना है हम लोग को. ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन नाम है तो देखेंगे हम लोग. ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन की गति, नेम ऑफ साइंटिस्ट. इसके बाद टिंडल इफेक्ट, इट इज ऑल्सो द नेम ऑफ साइंटिस्ट, अपने नाम पर रखा टिंडल इफेक्ट. ये ब्राउनियन ने अपने नाम पर रखा ब्राउनियन मूवमेंट. ब्राउनियन मूवमेंट की हिंदी हुआ गति, ब्राउनियन की गति. ये हुआ टिंडल प्रभाव. उसके बाद थर्ड जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस. यह क्या है? इट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ colloidal सॉल्यूशन. ये colloidal सॉल्यूशन के क्या है? विद्युतीय गुण है. इसके द्वारा हम लोग पता करेंगे कि किसी colloidal सॉल्यूशन का नेचर क्या है. कोई भी colloidal सॉल्यूशन जो है ना, वह चार्ज होता है, या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है या निगेटिव चार्ज होता है. तो अब हम कैसे जानेंगे कि किस colloidal सॉल्यूशन जो है, कौन सा colloidal सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है, कौन सा colloidal सॉल्यूशन निगेटिवली चार्ज है, कैसे पता करेंगे? इसी को पता करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा. जैसे हम कहते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट जो है पॉजिटिवली चार्ज है, आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्ट जो है निगेटिवली चार्ज है. ये पता कैसे करेंगे? देख के तो आप बता नहीं सकते हैं कि फेरिक हाइड्रोक्साइड पॉजिटिवली चार्ज है, आर्सेनिक सल्फाइड निगेटिवली चार्ज है. इसको पता करने के लिए कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक होगा ना, उसी टेक्निक का नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस. देखेंगे. उसके बाद कोएगुलेशन, उसको हिंदी में कहते हैं स्कंदन. ढेर सारा colloidal पार्टिकल क्या होता है, आपस में जुड़ के एक बड़े मास का फॉर्मेशन करता है. इसी क्रिया को कोएगुलेशन कहते हैं. सबको एक एक करके देखेंगे. कल ब्राउनियन मूवमेंट हालांकि पढ़ाए थे हम, वो वीडियो डिलीट हो गया, इसीलिए पुनः हम इसको दे रहे हैं. ठीक है ना. जो नहीं देख पाए होंगे वो देख लीजिएगा. ये जो है सरफेस केमिस्ट्री का जो है तुम्हारा लेक्चर नंबर 16. 15 दे चुके हैं. इसको हम फिर से रिपीट करना है. ओके, फिर से रिपीट करना है. सबको पढ़ना है एक करके. इस चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, समझ रहे हैं ना. इसीलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा. इसमें कोई खास केमिस्ट्री नहीं है, एग्जाम में आएगा, सिलेबस में है तो पढ़ा रहे हैं. समझ रहे हैं. पहला देखिए आपको ब्राउनियन मूवमेंट.
ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट की हिंदी कहते हैं गति। ब्राउनियन मूवमेंट क्या है ना, ब्राउनियन मूवमेंट हम लोग इसको कहें। सबसे पहले देखिए, ब्राउनियन जो है यह साइंटिस्ट का नाम है, समझ रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले जानिए कि ब्राउनियन जो है नेम ऑफ साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का वैज्ञानिक का नाम है। ये केमिस्ट नहीं थे, बॉटनिस्ट थे, बॉटनी के विद्वान थे, बॉटनी के प्रोफेसर। तो बॉटनी में किसका अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधे का ही अध्ययन करते हैं। उसी में फ्लावर का जो ऊपर वाला पार्ट है, फ्लावर में जो है बायोलॉजी में 4 पार्ट है। ये जो है आप फ्लावर के जब स्टडी बायोलॉजी में कीजिएगा तो उसमें क्या है, कैलिक्स, कोरला, एंडोसियम, गैनोसियम। यह फ्लावर का पार्ट है। कैलिक्स, कोरला, वो जो लाल लाल जो अड़हुल का फूल जो दिखाई देता है लाल लाल, उसे क्या कहते हैं? कोरला। कैलिक्स नीचे वाला हुआ ग्रीन जो है कैलिक्स, फिर कोरला, फिर एंड्रोसियम, और फिर क्या हुआ? गैनोसियम, है ना। एंड्रोसियम और गैनोसियम ये फीमेल पार्ट है, एंड्रोसियम जो है मेल पार्ट है। उसी एंड्रोसियम में जो है उसका एक पॉलन ग्रेन रहता है। ये बायोलॉजी वाला ज़्यादा समझते होंगे क्या बोल रहे हैं, है ना। एंड्रोसियम में क्या रहता है? पॉलन ग्रेन रहता है। पॉलन ग्रेन जिसको हिंदी में कहते हैं परागकण। उन्होंने परागकण को जो है, परागकण का उन्होंने सॉल्यूशन बनाया। परागकण का, पॉलन ग्रेन का उन्होंने क्या किया? सॉल्यूशन बनाया। अब उस सॉल्यूशन को उन्होंने जब माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने क्या देखा कि ये पॉलन ग्रेन जो है वाटर में जाने के बाद एक सॉल्यूशन बनाया। वह सॉल्यूशन कैसा हुआ? कोलोइडल सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन हुआ? पॉलन ग्रेन को जो वाटर में दिए तो कैसा बना? कोलोइडल सॉल्यूशन बना। उस सॉल्यूशन को उन्होंने क्या किया? माइक्रोस्कोप से देखा। माइक्रोस्कोप से देखने के बाद उन्होंने क्या देखा? उसमें कोलोइडल पार्टिकल, कोलोइडल के कण जो है वह हमेशा गति करते रहता है। वह हमेशा क्या रहता है? गति में रहता है। कैसी गति? टेढ़ी मेढ़ी गति। टेढ़ी मेढ़ी गति। कभी जो है कोलोइडल कण उधर चला गया, फिर उधर से ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर दायां गया, फिर बायां गया। इस तरह से वह क्या करता है? हमेशा टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहता है ना। अब इसी गति को उन्होंने सबसे पहले देखा, ब्राउनियन ने अपने नाम पर रख दिया, ब्राउनियन मूवमेंट। वेरी सिंपल। अब इस चीज को ब्राउनियन ने देखा। तुम भी इस चीज को डेली देखते हो, लेकिन उसके बारे में कभी सोचा नहीं। जैसे आप लोग गर्मी के दिन में जो गांव देहात के बच्चे हैं, गर्मी के दिन में बहुत के घर में, वहाँ गांव देहात में खपड़ा का घर रहता है। तो जब दोपहर में वह खा पी के सोने के लिए जाता है तो क्या होता है? खपड़ा में जो छेद रहता है, जो स्लिट रहता है, उससे लाइट आता है तुम्हारे रूम में। उस स्लिट को, उस लाइट को देखना, उसमें ढेर सारा डस्ट पार्टिकल रहता है, धूल कण रहता है। वह धूल कण क्या करता है? हमेशा गति करते रहता है। ऐसे 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 हमेशा क्या करता है? बोलो, गति करते रहता है। चूंकि बहुत लाइट पार्टिकल है, इसीलिए ग्रेविटी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो नीचे सेटल नहीं करेंगे, है ना। आम जो है बगीचा से गिरता है तो नीचे गिर जाता है। आम के पेड़ में जब आम पक जाता है क्या होता है? नीचे गिर जाता है। क्यों? जबकि इसके ऊपर भी जो बहुत ज़्यादा जगह खाली है, आम ऊपर नहीं जाता है, नीचे जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है, पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसीलिए नीचे गिर जाता है। यानी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट पर, हैवी मास पर ग्रेविटेशन प्रभाव पड़ता है, गुरुत्व का प्रभाव पड़ता है। लेकिन छोटे छोटे जो धूलकण है, जो तुम्हारे लाइट में, रूम में जो लाइट आ रहा है उसमें धूलकण है, वो देखना धूलकण के ऊपर ग्रेविटी प्रभाव नहीं पड़ता है, वह नीचे नहीं बैठता है, बल्कि वह क्या करता है? टेढ़ी मेढ़ी दिशा में हमेशा गति करते रहता है। इस तरह से करते रहता है। तो उसी गति को, वो क्या है? कोलोइडल सॉल्यूशन। वह क्या है? कोलोइडल सॉल्यूशन। वो धूलकण जो है तुम्हारा क्या हुआ बताओ? धूलकण हुआ तुम्हारा डिस्पर्स फेज। धूलकण क्या हुआ बताओ? डिस्पर्स फेज। जो कम मात्रा में हो डिस्पर्स फेज हुआ। वह किस में है? एयर में। एयर मीन्स गैस में। तो वहाँ गैस तुम्हारा क्या हुआ? डिस्पर्सन मीडियम, चूंकि अधिक मात्रा में। एयर क्या हुआ? गैस क्या हुआ? डिस्पर्सन मीडियम। और धूलकण क्या हुआ? डिस्पर्स्ड फेज हुआ।
तो वह धूल कण क्या करता है, डिस्पर्सन मीडियम में हमेशा टेढ़ी मेढ़ी दिशा में गति करते रहता है। तो बताओ इसको तुमने देखा है कि नहीं देखा? देखा तो जरूर है, लेकिन उसके बारे में कभी सोचा नहीं, है ना। तो उसी गति को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट, है ना। तो ये ब्राउनियन मूवमेंट कैसे होता है ये समझिएगा। ये क्या है, तुम्हारा कोई कोलॉइडल पार्टिकल है, कोलॉइडल पार्टिकल है ना। और जब डिस्पर्सन मीडियम के मॉलिक्यूल, जब डिस्पर्सन मीडियम के मॉलिक्यूल इस कोलॉइडल पार्टिकल से टकराते हैं, इसका डायरेक्शन क्या हुआ, देखो चेंज कर गया। इसका डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज कर गया। पहले यहाँ आया, यहाँ से इधर आ गया। फिर देखो यहाँ है, फिर डिस्पर्सन मीडियम के मॉलिक्यूल इससे टकराया, इसका देखो डायरेक्शन फिर क्या कर गया, चेंज कर गया। फिर इधर से डिस्पर्सन मीडियम को मॉलिक्यूल टकराया, तो इसका डायरेक्शन यहाँ आ गया। फिर इधर से डिस्पर्सन मीडियम को मॉलिक्यूल टकराया, इसका डायरेक्शन ऐसे हो गया। फिर इधर से डिस्पर्सन मीडियम को मॉलिक्यूल इधर से टकराया, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरह से होगा। तो आप देखिए, तो आप देखिए यह जो गति है, यह क्या है, हमेशा टेढ़ी मेढ़ी गति है। इसका कोई एक निश्चित दिशा है। जिधर से मॉलिक्यूल आया, जिधर से डिस्पर्सन मॉलिक्यूल टक्कर दिया, उधर से वो क्या हुआ, उसके डायरेक्शन में उसी के हिसाब से डायरेक्शन अपना क्या कर दिया, चेंज कर दिया। उसी के हिसाब से ये डायरेक्शन अपना क्या कर दिया, बताओ, चेंज कर दिया, है ना। अब कहोगे सर ये क्या, यह है कोलॉइडल पार्टिकल। व्हाट इज दिस, कोलॉइडल पार्टिकल। कोलॉइडल पार्टिकल को हम शॉर्ट में लिख देते हैं CP, कोलॉइडल कण। अब बताओ, ये इफेक्ट भी आप डेली देखते हैं, खास करके जो बच्चे नदी में स्नान करने के लिए सुबह में जाते हैं, इस इफेक्ट को वो रोज देखते हैं। लेकिन चूंकि वो बच्चे हैं, वो इसके बारे में सोच नहीं पाते हैं। आप नदी में स्नान करते हो, तुम क्या करोगे, इतना बड़ा एक बॉल ले लो, प्लास्टिक का बॉल ले लो, नदी में फेंक दो। नदी में जब फेंक दोगे तो देखोगे कि उधर से जो है नदी का वाटर का जो वेव आएगा, वेव क्या होगा, उस गेंद से टकराएगा। वाटर जो वेव आएगा उस बॉल से टकराएगा तो बॉल क्या होगा, इधर उधर चला जाएगा। फिर उधर से जो वेव आया, फिर उधर से जो वाटर का वेव आया, वेव में ना तरंग, वाटर की जो लहर जिसको तुम लोग कहते हैं, वाटर की जो लहर आया, फिर इधर से टकराया तो बॉल अपना डायरेक्शन क्या कर दिया, इधर आ गया। फिर इधर से वाटर को मॉलिक्यूल टकराया तो वो अपना डायरेक्शन चेंज करके इधर कर गया। फिर उधर से गया, उधर आ गया, फिर इधर आ गया। इस तरह से वो क्या हुआ कि बॉल से जब वाटर के मॉलिक्यूल टकराता है तो देखो अपना डायरेक्शन चेंज करके यहाँ आ गया। फिर इधर से वाटर के मॉलिक्यूल टकराया तो ये डायरेक्शन चेंज करके इधर आ गया, है ना। फिर इधर से वाटर मॉलिक्यूल टकराया तो इधर आ गया। इस तरह से ये क्या करता है, हमेशा वो बॉल स्ट्रेट लाइन में गति नहीं करता है, बल्कि एक टेढ़ी मेढ़ी दिशा में वो हमेशा गति करती है। इसी गति को सबसे पहले ब्राउनियन ने देखा तो अपने नाम पर क्या रखा, ब्राउनियन मूवमेंट। अब समझ में आ गया। तुमसे पूछेगा कि ब्राउनियन मूवमेंट क्यों होता है। द ब्राउनियन मूवमेंट अकर्स ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम टू द कोलॉइडल पार्टिकल। ओके, ब्राउनियन मूवमेंट कैसे होता है, डिस्पर्सन मीडियम के अणु का कोलॉइडल पार्टिकल के द्वारा टक्कर होने से इस प्रकार की जो गति उत्पन्न होती है। क्योंकि ये गति जो है टेढ़ी मेढ़ी दिशा में होती है। यह गति कैसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी दिशा में होती है, जिसको कहते हैं जिग जैग दिशा में होती है। तो इसी गति को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। अब सवाल ये उठता है कि यह ब्राउनियन मूवमेंट जो किस पर डिपेंड करेगा। यदि गंगा जी में बॉल जो है छोटा वाला प्लास्टिक का बॉल दोगे तो क्या होगा, इधर से जो वेव टकराएगा तो उसका गति क्या होगा, फास्ट होगा। यदि इतना बड़ा प्लास्टिक का बॉल दे दोगे तो उसकी गति, इससे भी जब वाटर टकराएगा तो जितना गति छोटा वाला बॉल में होगा, क्या उतना बड़ा गति ही होगा बड़ा वाला बॉल में,
ऑब्वियस है कि बड़ा वाला बॉल में गति क्या होगा, कम होगा, और छोटा वाला बॉल में गति क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका क्या मतलब हुआ, ब्राउनियन मूवमेंट, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं बी एम, बी मतलब ब्राउनियन, एम मतलब मूवमेंट। इससे क्लियर है कि छोटा बॉल में ब्राउनियन गति ज़्यादा होगा और बड़ा बॉल में ब्राउनियन गति कम होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ब्राउनियन मूवमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। कोलॉइडल पार्टिकल जितना छोटा होगा ब्राउनियन मूवमेंट उतना फास्ट। ये एक कंडीशन हुआ। दूसरा देखो कंडीशन क्या हुआ कि विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन या विस्कोसिटी ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन, विस्कोसिटी को हिंदी में कहते हैं सहायता। विस्कोसिटी क्या है भैया समझिए, ये द्रव का लिक्विड का प्रॉपर्टी है। जो द्रव जितना पतला होगा उसके फैलने का गुण उतना अधिक होगा। जैसे पानी को गिरा देंगे पूरा पक्की पर फैल जाएगा, पेट्रोल डीजल को गिरा देंगे पूरा पक्की पर फैल जाएगा। तो जो द्रव जितना पतला होगा उसका फैलने की प्रॉपर्टी उतना अधिक होगा, कहेंगे उसका विस्कोसिटी उतना क्या है, कम। वही हनी, मधु या जिसको कहते हैं पिच मीन्स अलकतरा, हनी को गिरा देंगे तो जितना पानी फैलेगा क्या उतना हनी या उतना मधु फैलेगा, नहीं फैलेगा। क्यों? क्योंकि हनी क्या है, गाढ़ा है, यानी उसका विस्कोसिटी ज़्यादा है। जो जितना गाढ़ा लिक्विड होगा उसका विस्कोसिटी उतना ज़्यादा होगा, और जो जितना पतला होगा उसका विस्कोसिटी उतना कम होगा। क्लियर हो गया? तो ऑब्वियस है कि यदि गाढ़ा लिक्विड होगा, यदि पानी जो है गंगा जी का पानी बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी उसमें रहेगा, तो ब्राउनियन गति क्या होगी बताओ, कम होगी कि नहीं होगी? और वही पानी एकदम साफ रहेगा, मतलब पानी एकदम पतला रहेगा, तो वह गति क्या होगा, फास्ट होगा। कहने का मतलब क्या होगा, ब्राउनियन मूवमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन। इसी बात को लिखते हैं, देखिए द zigzag मूवमेंट ऑफ the zigzag movement of colloidal particles in a the zigzag movement of colloidal particles in a colloidal solution, in a colloidal solution. The zigzag movement of colloidal particle in a colloidal solution is called Brownian movement. It occurs due to the bombardment of the molecule of the dispersion medium to the colloidal particle, bombardment। देखिए क्या लिखे हैं, the zigzag movement of the colloidal particles in a colloidal solution is called Brownian movement। ये फिगर को लिखें। अब यह होता है कैसे लिखें, it occurs, यह होता है due to the bombardment of the molecule of dispersion medium, डिस्पर्सन मीडियम के मॉलिक्यूल के आघात के कारण, किसके साथ, टू द कोलॉइडल पार्टिकल, कोलॉइडल पार्टिकल
डिस्पर्सन मीडियम के मॉलिक्यूल के द्वारा कोलॉइडल पार्टिकल्स के कोलिजन के कारण इस प्रकार की गति उत्पन्न होती है। नहीं, अब इसी को जो है हिंदी में लिख देते हैं ना, हिंदी में लिख देते हैं। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए लिख देते हैं। कैसे होता है? कोलॉइडल विलयन में कोलॉइडल कणों की कोलॉइडल विलयन में कोलॉइडल कणों की जिग-जैग मतलब टेढ़ी मेढ़ी, ध्यान देना। जिग-जैग के हिंदी क्या कहते हैं? टेढ़ी मेढ़ी। कोलॉइडल विलयन में कोलॉइडल कणों की जिग-जैग गति को ब्राउनियन मूवमेंट कहा जाता है। यह गति डिस्पर्सन मीडियम के अणुओं के द्वारा कोलॉइडल कणों के साथ टक्कर होने के कारण उत्पन्न होती है। कैसे होती है इसको भी हम यहाँ क्लियर करेंगे। आप समझिएगा, इसको समझा देते हैं। कहता है द जिग-जैग मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इन ए कोलॉइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। द जिग-जैग मूवमेंट किसका हुआ? टेढ़ी मेढ़ी गति किसका? ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, कोलॉइडल कणों का। कोलॉइडल कण कौन है भैया? इसमें इन ए कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल कण कौन है? कोलॉइडल सॉल्यूशन। इन ए कोलॉइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। क्लियर हो गया? अब होता है सवाल कि यह गति कैसे उत्पन्न होता है, इसका कारण क्या है? वही लिखे इट अकर्स, यह होता है ड्यू टू द बम्बार्डमेंट किसका हुआ? टक्कर या प्रहार। ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ डिस्पर्सन मीडियम के अणुओं के द्वारा कोलॉइडल कणों के साथ टक्कर के कारण यह प्रभाव उत्पन्न होती है। जैसे बताए कि गंगा जी में जो है प्लास्टिक का बॉल है, वह क्या हुआ? कोलॉइडल पार्टिकल, और उससे गंगा जी का पानी जो है उससे क्या हुआ? जाके टकराया। गंगा जी की जो वेव है उससे जाके टकराया। इस वेव के बॉल से टकराने के कारण बॉल की गति क्या होती है? टेढ़ी हो जाती है। इसी गति को तो ऑब्जर्व किया ब्राउनियन ने, अपने नाम पर रखा ब्राउनियन मूवमेंट। वही लिखे कोलॉइडल विलयन में कोलॉइडल कणों की जिग-जैग गति को ब्राउनियन मूवमेंट कहा जाता है। अब यह कैसे उत्पन्न होता है? लिखेंगे कि यह गति डिस्पर्सन मीडियम के अणुओं के द्वारा, डिस्पर्सन मीडियम के मॉलिक्यूल के द्वारा कोलॉइडल कणों मतलब कोलॉइडल पार्टिकल के साथ टक्कर होने के कारण यह प्रभाव क्या होती है? उत्पन्न होती है। क्लियर हो गया बच्चों? क्यों होता है इसका रीजन भी दे दिया हमें से। अब सवाल उठता है कि यह जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है? कोलॉइडल जो है या ब्राउनियन मूवमेंट जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे।
इसको उतार लिया होगा भारतीय ग्रेड के बोर्ड से, आप उतार लिए होंगे। देखिएगा ये किन बातों पर निर्भर कर, इसी सबसे ऑब्जेक्टिव आएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, डायरेक्ट 2 नंबर का आ जाएगा, फिर ब्रोनियन मूवमेंट क्या है उसको आप बना दीजिएगा। दूसरा आ जाएगा इससे ऑब्जेक्टिव आएगा तो कैसे बताइएगा, क्योंकि 50% तो ऑब्जेक्टिव रहता है। तो देखिए ये ब्रोनियन मूवमेंट जो है ये किस पर डिपेंड करता है, ब्रोनियन मूवमेंट, बी मतलब ब्रोनियन, एम मतलब मूवमेंट। ब्रोनियन मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल। ब्रोनियन मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल। कौन पार्टिकल? कोलॉइडल पार्टिकल पर डिपेंड करता है। तो ब्रोनियन मूवमेंट कैसे डिपेंड करता है? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, सी मतलब कोलॉइडल, डी मतलब पार्टिकल। ध्यान दीजिएगा, ब्रोनियन मूवमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। कहने का मतलब क्या हुआ? ब्रोनियन मूवमेंट जो है कोलॉइडल पार्टिकल के साइज पर डिपेंड करता है। अब करता है तो कैसे करता है? तो एक ऑब्जेक्टिव यही हुआ कि ब्रोनियन मूवमेंट जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन के नेचर पर डिपेंड नहीं करता। ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव में ध्यान देना इस बात को। ब्रोनियन मूवमेंट जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। नेचर का मतलब हुआ कि यह गोल्ड का सॉल्व है कि स्टार्च का सॉल्व है, इस बात पर निर्भर नहीं करेगा। यह निर्भर करेगा क्या? कोलॉइडल पार्टिकल के साइज पर। इस पर निर्भर करेगा कोलॉइडल पार्टिकल के साइज पर। अब साइज पर निर्भर करेगा तो कैसे करेगा? ब्रोनियन मूवमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। इसका मतलब है कि कोलॉइडल पार्टिकल के साइज जितना छोटा होगा ब्रोनियन मूवमेंट उतना अधिक होगा। ब्रोनियन मूवमेंट उतना अधिक होगा। ब्रोनियन मूवमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? ब्रोनियन मूवमेंट उतना अधिक होगा। दूसरा क्या डिपेंड करता है? ब्रोनियन मूवमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। विस्कोसिटी मतलब श्यानता, विस्कोसिटी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइड्स, कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस सॉल्यूशन का विस्कोसिटी जितना ज़्यादा होगा, यानी जिस सॉल्यूशन का विस्कोसिटी, जो द्रव जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उसमें ब्रोनियन मूवमेंट उतना कम होगा। जिस सॉल्यूशन के लिए, जो सॉल्यूशन जितना पतला होगा, यानी जिसका विस्कोसिटी जितना कम होगा, उसका ब्रोनियन मूवमेंट उतना अधिक होगा, है ना। ब्रोनियन मूवमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज स्मॉलर द साइज, दैट इज स्मॉलर द साइज ऑफ colloidal particle and lesser the viscosity of colloids or colloidal solution, and lesser the viscosity of colloids or colloidal solution, faster will be Brownian movement. Brownian movement. देखिए अर्थात कोलॉइडल पार्टिकल का आकार छोटा होने से तथा कोलॉइड्स या कोलॉइडल सॉल्यूशन की
श्यानता विस्कोसिटी, श्यानता कम होने से कोलॉइडल पार्टिकल का आकार छोटा होने से तथा कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइड्स की विस्कोसिटी या श्यानता कम होने से ब्रोनियन मूवमेंट तीव्र होती है। ब्रोनियन मूवमेंट क्या होती है? तीव्र होती है। किधर आया समझ में? फिर ध्यान दीजिएगा, ये दो ऑब्जेक्टिव बनेगा इससे। ब्रोनियन मूवमेंट जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, तो वह स्टार्च का सॉल्व है, गोल्ड का सॉल्व है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्व है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। यह डिपेंड करेगा कोलॉइडल पार्टिकल के साइज पर और सॉल्यूशन के विस्कोसिटी पर। दो चीज पर निर्भर करेगा। तो कैसे निर्भर करेगा? ब्रोनियन मूवमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। कोलॉइडल पार्टिकल का साइज जितना छोटा होगा ब्रोनियन मूवमेंट उतना अधिक होगा, यही बात है। दूसरा लिखे हैं ब्रोनियन मूवमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का विस्कोसिटी जितना कम होगा ब्रोनियन मूवमेंट उतना अधिक होगा। इसी बात को लिखे हैं स्मॉलर द साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल एंड लेसर द विस्कोसिटी ऑफ कोलॉइड्स फास्टर विल बी द ब्रोनियन मूवमेंट। अर्थात कोलॉइडल पार्टिकल का आकार छोटा होने से तथा कोलॉइड्स की श्यानता कम होने से ब्रोनियन मूवमेंट अधिक होगा। यह हुआ तुम्हारा एक प्रॉपर्टी ब्रोनियन मूवमेंट कंप्लीट करके। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट। इसको मिटाते हैं बच्चों। टिंडल इफेक्ट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो तीनों चारों, खास करके तीन इंपॉर्टेंट है, तीसरे में चौथा आ जाएगा, है ना। दूसरा जो हम लोग को पढ़ना है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट है ना, टिंडल का प्रभाव क्या है? टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, टिंडल का प्रभाव, टिंडल का प्रभाव। देखो टिंडल इफेक्ट जो है ना, यह स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर आधारित है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन पूछते हो जी किसको कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। जब लाइट जो है किसी पार्टिकल से जाके टकराता है तो वह क्या होता है? सभी दिशा में फैल जाता है। वह सभी दिशा में क्या होता है? फैल जाता है। इसी क्रिया को कहा जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। जैसे मान लीजिए, समझिएगा इसको बढ़िया। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल, कोई कण है या कोई ऑब्जेक्ट, कोई कण है या कोई ऑब्जेक्ट, है ना। तो मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, कहेंगे कोलॉइडल पार्टिकल है। और जब इस कोलॉइडल पार्टिकल से कोई लाइट प्रकाश जाके टकराता है, तो ये क्या होता है? सभी दिशा में बिखर जाता है, ये सभी दिशा में फैल जाता है। ओके, सभी दिशा में क्या होता है बोलो? बिखर जाता है, फैल जाता है। इसी क्रिया को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो टिंडल इफेक्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर ही आधारित है। ध्यान दीजिएगा, हम क्या बताने जा रहे हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट पहले समझना है। इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना। अब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं समझेंगे
हमको समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं समझिएगा मैं ना। फिर समझना है कि जब हम क्या किए, कोई पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर जब लाइट पड़ता है तो क्या होता है, लाइट सभी दिशा में बिखर जाता है। जैसे आपके घर में जो बल्ब होगा, बल्ब को देखिएगा बढ़िया से देखिएगा, या सूर्य भगवान को आप बढ़िया से देखिएगा तो देखिएगा कि उससे जो लाइट निकलता है वह क्या होता है, सभी दिशा में फैला हुआ नजर आएगा। बल्ब से जो रोशनी आता है देखिएगा कि वह सभी दिशा में फैला हुआ नजर आता है ना। तो सभी दिशा में जो फैला हुआ नजर आया, इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उसी प्रकार से प्रकाश जब किसी कोलॉइडल पार्टिकल से होकर कोलॉइडल पार्टिकल पर पड़ता है तो वह सभी दिशा में क्या होता है, फैल जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का क्लियर हो गया। अब इसी पर ये आधारित है टिंडल इफेक्ट। टिंडल ने क्या किया, दो बीकर लिया। टिंडल ने क्या किया, दो बीकर लिया। ध्यान दीजिए, टिंडल ने क्या किया, दो बीकर लिया। इसलिए बीकर है ना हमारे हाथ में, बीकर। इसमें क्या किए हम, वाटर, और वाटर में चीनी मिला दिया तो होमोजेनियस मिक्सचर बना, सॉल्यूशन बना, है ना। अब इस सॉल्यूशन को हम क्या किए, डार्क में रखें, अंधेरे में, तब ना लाइट की इफेक्ट ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। अंधेरे रूम में चले गए। अब इससे हम टॉर्च मारे ऐसे, ये मान लो ये टॉर्च ऐसे जला रहे अंधेरे रूम में, तो ये क्या होगा, लाइट जब इस सॉल्यूशन से होकर गुजरता है, सॉल्यूशन से होकर गुजरता है तो हमको सॉल्यूशन कैसा अपीयर पता चलता है, सॉल्यूशन कैसा मालूम पड़ता है, वह क्लियर ट्रांसपेरेंट मालूम पड़ता है। कैसा पता चलता है, ट्रांसपेरेंट। कब, जब हम उसको देखते हैं कैसे, ऐसे, मतलब राइट एंगल। कैसे देख रहे हैं बोलो, राइट एंगल। ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, बीकर है, बीकर में हम क्या किए, पानी लिए, उसमें चीनी मिला दी, सॉल्यूशन बना। अब ये हमारा टॉर्च है, यहाँ से टॉर्च से अंधेरे रूम में, डार्क रूम में हम रोशनी इसमें दे रहे हैं। तो ये रोशनी जब दे रहे हैं तब हम उसको क्या करते हैं, देख रहे हैं। अब कैसे देखेंगे, यदि हम लाइट के डायरेक्शन से देखते हैं, लाइट के जैसे डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन से देखते हैं, तब तो हमको डार्क पता चलता है। कैसा पता चलता है, डार्क, है ना। लेकिन जब हम ऐसे देखते हैं, दे रहे हैं ऐसे लाइट और देख रहे हैं ऐसे, कहाँ, राइट एंगल पर, तो हमको सॉल्यूशन कैसा अपीयर होता है, बताओ कैसा अपीयर होता है, क्लियर, है ना। अब हम क्या किए, फिर एक दूसरा बीकर लिए, फिर एक कैसा बीकर लिए बोलो, दूसरा बीकर लिए, है ना, दूसरा बीकर लिए, दूसरा बीकर लिए, उसमें हम क्या किए, स्टार्च मिला दिए, पानी लिए, इसमें स्टार्च मिला दिए, तो क्या बन गया, कोलॉइडल सॉल्यूशन। इसको भी डार्क रूम में रखे और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, टॉर्च से रोशनी दे रहे हैं। अब यदि टॉर्च के दिशा में देख रहे हैं, ऐसे टॉर्च की दिशा में देखते हैं, यह भी हमारा सॉल्यूशन कैसा क्लियर होता है, क्लियर या ट्रांसल्यूशन, क्लियर या ट्रांसल्यूशन दिखाई देता है। लेकिन जब हम उसको ऐसे राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पर देख रहे हैं, जानते ना, ये टॉर्च है, टॉर्च ऐसे है, ऐसे लाइट गुजर रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कैसे, ऐसे। तो कैसे देखते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से। जब माइक्रोस्कोप की सहायता से ऐसे राइट एंगल पर 90 डिग्री पर हम देखते हैं तो क्या देखते हैं कि प्रकाश का जो पाथ है, प्रकाश का जो रास्ता है, वह ब्लू कलर का चमकने लगता है। वह प्रकाश का रास्ता जो है ब्लूइश लाइट होकर क्या होता है, चमकने लगता है। यानी प्रकाश जो है चमकता है, उस कलर उसका कैसा है, ब्लूइश लाइट। अब ऐसा क्यों होता है, सॉल्यूशन से क्यों नहीं हुआ, इसमें क्यों हो गया। इसका मतलब है कि जब लाइट कोलॉइडल पार्टिकल से होकर टकराया
तो वह क्या हुआ, सभी दिशा में बिखर गया। वह सभी दिशा में क्या हुआ, बिखर गया। इसी बिखरने के कारण यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण प्रकाश का पथ क्या होता है, इल्यूमिनेट होता है, चमकने लगता है और वह ब्लू कलर का हो जाता है। अब इसी प्रभाव को सबसे पहले देखा कौन, टिंडल ने अपने नाम पर रखा, टिंडल इफेक्ट। ऑब्जेक्टिव आएगा तो शॉर्ट में एक लाइन में जवाब हुआ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक लाइन में जवाब क्या हुआ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसको निकालते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है आप समझ गए होंगे भैया बढ़िया से, बढ़िया से आप समझ गए होंगे। देखिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं। जो सॉल्यूशन लिए जिसको कॉलवाइडल सॉल्यूशन कहते हैं, चीनी पानी का सॉल्यूशन, चीनी पानी का सॉल्यूशन लिए जिसको हम लोग ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, चीनी पानी का सॉल्यूशन क्या है। अब फिर एक दूसरा भी कर दिए, फिर एक क्या किए, दूसरा भी कर दिए। इसमें भी हम क्या किए, वाटर दिए, इसमें भी हम वाटर दिए और वाटर में क्या मिला दिए भैया, वाटर में मिला दिए हम स्टार्च। वाटर में क्या मिला दिए बोलो, स्टार्च मिला दिए, स्टार्च मिला दिए, क्या बन गया, कॉलवाइडल सॉल्यूशन। स्टार्च मिला दिए क्या बन गया बोलो, कॉलवाइडल सॉल्यूशन। ये हो गया कॉलवाइडल सॉल्यूशन। ओके, अब देखो हम यहाँ से क्या करते हैं, टॉर्च है ना, एक कहती है टॉर्च। ओके, ये टॉर्च का स्विच है, ये टॉर्च का स्विच है, इससे हम लाइट, अब लाइट जो है देखो इससे होकर गुजरेगा, इसको डार्क रूम में रखें, कहाँ रखें, डार्क रूम, क्योंकि डार्क रूम में एक्सपेरिमेंट जो है ज़्यादा विजिबल होगा अंधेरे में। और हम उसको देख रहे हैं, कैसे देखेंगे, देखने का दो तरीका है, ऐसे मतलब जिधर से टॉर्च है इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, कैसे देखें, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो यह कैसा अपीयर होगा, यह अपीयर होता है कैसा बताओ, यह अपीयर होता है क्लियर, क्योंकि चीनी पानी सॉल्यूशन क्लियर होगा। और वही प्रकाश जो है, वही प्रकाश इधर से गुजरा, उधर से गुजरा, है ना, तो ऐसे दिखा है लाल से, ये प्रकाश जब ऐसे गुजरा, इस तरह से ऐसे गुजरा, इस तरह से ऐसे गुजरा, ये कैसा अपीयर होता है, क्लियर। और वही प्रकाश जब कॉलवाइडल सॉल्यूशन से होकर गुजरता है, वही प्रकाश जब कॉलवाइडल सॉल्यूशन से होकर गुजरता है, वही प्रकाश जब कॉलवाइडल सॉल्यूशन से होकर गुजरता है, ध्यान दीजिएगा, कॉलवाइडल सॉल्यूशन से होकर गुजरा। अब देखने का तरीका है, देखिए यहाँ से टॉर्च दे रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट देख रहे हैं, तो ये ट्रू सॉल्यूशन जो है कैसा क्लियर हुआ, क्लियर। वही लाइट जब कॉलवाइडल सॉल्यूशन से होकर गुजरा, मतलब पानी और स्टार्च वाले सॉल्यूशन से होकर गुजरा, तो यह भी अपीयर कैसा होता है, क्लियर या ट्रांसलूसेंट होता है। लेकिन जब हम उसको कैसे देखते हैं, राइट एंगल पर ऐसे ऊपर से देखते हैं, कैसे देखते हैं, राइट एंगल से देखते हैं, यह सॉल्यूशन कैसा अपीयर होता है, डार्क। तो सॉल्यूशन कैसा अपीयर होता है, डार्क। लेकिन जब हम कॉलवाइडल सॉल्यूशन को देखते हैं तो कैसे देखोगे, कैसे देखोगे,
तो देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक लेते हैं माइक्रोस्कोप, एक क्या लिए माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप की सहायता से, इस माइक्रोस्कोप की सहायता से हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। इस माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इसको देखते हैं, है ना। और यहाँ पर हमारा क्या है, आई। यहाँ हमारा क्या है, आई। माइक्रोस्कोप है, ये हमारा आई। ओके, ये हमारा आई है ना। ये आई है, ये हमारा क्या है, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, कौन माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। कौन है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ये हमारा क्या है, आई है। इसको हम देख रहे हैं कैसे, राइट एंगल। कैसे देख रहे हैं बोलो, राइट एंगल। कहाँ लिख रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं कहाँ, राइट एंगल पर, मतलब 90 डिग्री देख रहे हैं। कैसे, राइट एंगल। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ लाइट ऐसे है, ऐसे है, और इसको हम देख रहे हैं कैसे, ऐसे राइट एंगल पर आंख है ना, ये ऐसे है। लाइट हम देख रहे हैं कैसे, ऐसे 90 डिग्री पर देख रहे हैं। तो क्या देखते हैं, राइट एंगल पर। इसको भी देख रहे हैं राइट एंगल पर। तो ट्रू सॉल्यूशन जो देखते हैं, यह दिखाई कैसा पड़ रहा है, डार्क। यह कैसा दिखाई पड़ रहा है, डार्क। इसको भी जब हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको भी जब हम देखते हैं किसकी सहायता से, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। माइक्रोस्कोप की सहायता से हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। कब, राइट एंगल दोनों। यह कैसा प्रतीत होता है, डार्क। कैसा प्रतीत होता है बोलो, ये डार्क होता है। लेकिन जब हम कोलॉइडल सॉल्यूशन से होकर गुजरते हैं, इसका पाथ जो है चमकने लगता है। इसका पाथ क्या होता है बोलो, चमकने लगता है। और किस कलर से चमकता है, ब्लू कलर से। किस कलर से चमकता है, ब्लू कलर से चमकने लगता है ना। ब्लू कलर से इसका पाथ चमकने लगता है। इस तरह से यह पाथ क्या होता है, चमकने लगता है। ठीक, इस तरह से इसका पाथ चमकने लगता है। ओके, ये कैसा कलर चमकता है बोलो, ब्लूइश लाइट। ब्लूइश लाइट होता है, ब्लूइश कलर का इसका लाइट होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये जैसे इसे जो कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यह क्या हो रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण इसका पाथ क्या हुआ, कोलॉइडल सॉल्यूशन का पाथ चमकने लगता है। इल्यूमिनेटेड विथ ब्लूइश लाइट। इल्यूमिनेट करता है, इल्यूमिनेट मतलब चमकना। इल्यूमिनेट विथ ब्लूइश लाइट। इल्यूमिनेट विथ ब्लूइश लाइट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसी का स्टडी सबसे पहले कौन किया, टिंडल ने किया। अपने नाम पर क्या रखा, टिंडल। क्लियर हुआ, फिर समझिएगा, इसी बात को लिखना है, एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले फिगर बनाना है, फिगरे पर नंबर। फिर समझिए, 2 बीकर लिए एक्सपेरिमेंट, केमिस्ट्री को खास लो। 2 बीकर लिए, दोनों में पानी ले लिए, वाटर ले लिए, एक में चीनी मिला दिए, एक में स्टार्च मिला दिए, मैदा मिला। जिसमें चीनी मिला दिए वह हुआ ट्रू सॉल्यूशन, जिसमें मैदा मिला दिए, स्टार्च मिला दिए वह हुआ कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइड्स। दोनों को हम क्या किए, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। कितना, राइट एंगल। कितना को देखते हैं, राइट एंगल। तो देखते क्या है कि सॉल्यूशन जो है कैसा अपीयर होता है, डार्क। और जब हम इसको देखते हैं माइक्रोस्कोप की सहायता से, इसका जो प्रकाश का पाथ, प्रकाश का रास्ता जो होता है,
प्रकाश का पाथ क्या होता है? इल्यूमिनेटेड विथ ब्लूइश लाइट। प्रकाश का पाथ क्या होता है? इल्यूमिनेटेड विथ ब्लूइश लाइट। ब्लू कलर का यह क्या होता है? इसके प्रकाश के साथ ये चमकने लगता है। ऐसा क्यों होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है कि जैसे ही प्रकाश की किरण क्या पड़ा, कोलॉइडल पार्टिकल्स पर जाके पड़ा, पार्टिकल पर जाके पड़ा, तो यह क्या हुआ? लाइट जो है सभी दिशा में बिखरने लगता है। लाइट जो है सभी दिशा में बिखरने लगता है ना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण इसका पाथ क्या होता है? चमकने लगता है। इसी का स्टडी सबसे पहले कौन किया? टिंडल ने किया। अपने नाम पर क्या लगा? टिंडल इफेक्ट ना। ऐसा क्यों हुआ समझ रहे हैं ना कि जैसे ही प्रकाश की किरण कोलॉइडल पार्टिकल से जाके टकराया, जैसे ही प्रकाश की किरण जो है कोलॉइडल पार्टिकल से होकर टकराया, प्रकाश की किरण जो है, ये तुम्हारा किरण जो है, ये लाइट, जैसे ही प्रकाश की किरण इससे होकर टकराया, टकराने के बाद क्या होता है? इसका लाइट सभी दिशा में फैल जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या करते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये तुम्हारा क्या है? मतलब कोलॉइडल पार्टिकल। ये क्या है? कोलॉइडल पार्टिकल। ध्यान दीजिएगा। ऐसा क्यों? जैसे ही लाइट क्या किया? जैसे ही लाइट जो है उधर से आया, राइट एंगल पर देख रहे हैं तो ब्लूइश लाइट अपीयर होता है। क्यों? जैसे ही लाइट इस कोलॉइडल पार्टिकल पर टकराया तो वह क्या होता है? सभी दिशा में फैल जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण प्रकाश का पथ चमकने लगता है। इसी प्रभाव में क्या करते हैं? बस एग्जाम में आएगा, फिगर बना दीजिएगा, इसी में नंबर मिल जाएगा। सब बात बता दिए। लिखने तब लिखेंगे तो लंबा चौड़ा बात लिख देंगे, लेकिन हम शॉर्ट में लिख देते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ओके, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल। इसको निकालें, फिगर उतारिए बढ़िया से, हम हट जाते हैं, आप इसको उतारिए, तो बढ़िया से उतारिए। देखते हैं शॉर्ट में। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल particle is called Tyndall effect। ओके, कोलॉइडल कण के द्वारा कोलॉइडल कण के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, कोलॉइडल कण के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, कोलॉइडल कण के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव कहलाता है। प्रकीर्णन, टिंडल प्रभाव देखो, लंबा चौड़ा लिखते तो बहुत बात लिख देते कि when a ray of light is passed through the colloidal solution placed in the dark room, when viewed at right angle with the help of ultra microscope, then the path of the light get illuminated with bluish light due to the scattering of light by the colloidal particle,
due to the scattering of light by the colloidal particle. This effect was first observed by Faraday and finally it is studied by Tyndall. Finally studied by Tyndall and this effect is known as Tyndall effect. इतना बात में लिख के हम शॉर्ट में लिख दिए, scattering of light by the colloidal particle is called Tyndall effect. colloidal कणों के द्वारा, देखो ये है ना colloidal कण, colloidal कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, जब ये लाइट जो है colloidal particle से होकर टकराया तो यह प्रकाश क्या हुआ, सभी दिशा में फैल गया। वही लिखे colloidal particle, colloidal कण के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। इसको बढ़िया से आप लिखिए। अब सवाल ये उठता है कि बुलवे क्यों दिखाई पड़ा, येलो क्यों नहीं दिखाई पड़ा, रेड क्यों नहीं दिखाई पड़ा, ये बुलवे क्यों दिखाई पड़ा। इसमें लग रहा है कि कुछ न कुछ कंडीशंस है, कुछ न कुछ क्या है, कंडीशंस है। इसके लिए हम कंडीशंस पढ़ेंगे। अब कहोगे सर टिंडल इफेक्ट पढ़ने से क्या फायदा होगा। एक तो फायदा डायरेक्ट हो गया, यह बता देगा, यह डिस्टिंग्विश करेगा कि कौन ट्रू सॉल्यूशन है, कौन कॉल्वाइडल सॉल्यूशन है। तो सर टिंडल इफेक्ट पढ़ने से फायदा क्या होगा। एक फायदा तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि यह बताएगा कि कौन जो है, मान लो तुमको 2 सॉल्यूशन दे दिया, अब दोनों मान लो देखने में ऐसे लाइटली देखने में क्लियर पता चलता है, तो तुमको पता करना होगा कि कौन जो है ट्रू सॉल्यूशन है, कौन कॉल्वाइडल सॉल्यूशन। तो तुम क्या करोगे, डार्क रूम में ले जाओगे, लाइट पास कराओगे, राइट एंगल पर देखोगे, जिसमें जो है प्रकाश का पाथ डार्क दिखाई पड़ेगा, कह देंगे वह ट्रू सॉल्यूशन है। और जिसमें प्रकाश का पाथ चमकने लगेगा ब्लू लाइट से, कह देंगे कॉल्वाइडल सॉल्यूशन। इसका एक उपयोग क्या होगा, यह कॉल्वाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन में अंतर स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये एक एप्लीकेशन हुआ इसका। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, इट एक्सप्लेन द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। स्काई का जो कलर होता है वह ब्लू होता है क्यों। स्काई का कलर जो है येलो नहीं है, ग्रीन नहीं है, ब्लू है क्यों, इसका क्या रीजन है। इसको भी एक्सप्लेन हम लोग करते हैं टिंडल इफेक्ट्स। इसका कारण है कि देखो लाइट तो सब है, विबजियोन, ब्लू, ग्रीन, वायलेट, ऑरेंज, रेड सब लाइट है। तो इसमें जो डस्ट पार्टिकल है, वो जो डस्ट पार्टिकल है उसका वेवलेंथ, वो जो डस्ट पार्टिकल और जो लाइट जो आ रहा है जिसका वेवलेंथ उसके कंपेरेबल होगा। तो ब्लू कलर का जो वेवलेंथ होता है वह उसके क्या होता है, कंपेरेबल होता है। इसीलिए ब्लू कलर के द्वारा वो जो है डस्ट पार्टिकल पे क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। इसीलिए वह आकाश क्या होता है, ब्लू दिखाई पड़ता है ना, वह आकाश ब्लू दिखाई पड़ता है। यह सब क्या है, इसका एप्लीकेशन। पहले देखिए इसका कंडीशंस क्या, पहले आप कंडीशंस पढ़ लीजिएगा तब ना आइएगा ना। 2 नंबर का आएगा, बस फिगर बना दीजिएगा, फिगर में 1 नंबर है, 1 नंबर जो आ जाएगा। कंडीशंस क्या, कंडीशंस में सर पहला देखो शर्त क्या है, देयर इज ए लार्ज डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडिसेज ऑफ द डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच रिफ्रैक्टिव इंडिसेज में अंतर बहुत अधिक होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडिसेज मतलब अपवर्तन गुणांक। रिफ्रैक्टिव इंडिसेज को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ, अपवर्तन गुणांक में बहुत अधिक अंतर होना चाहिए। पहला कंडीशन है देयर इज ए लार्ज difference between refractive indices, हिंदी में होता है क्या, अपवर्तन गुणांक ऑफ द
डिस्पर्स फेज तथा डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम पहला अंतर क्या है? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के अपवर्तन गुणांक में अंतर अधिक होना चाहिए ना। डिस्पर्स फेज शॉर्ट में लिखते हैं DP, इसको देखो शॉर्ट में लिखते हैं D में डिस्पर्स, P में फेज। इसको क्या लिख देते हैं? D में डिस्पर्स, M में मीडियम। क्लियर हो गया? डिस्पर्स फेज तथा डिस्पर्सन मीडियम के अपवर्तन गुणांक, रिफ्लेक्टिव इंडिसेज के हिंदी क्या हुआ? अपवर्तन गुणांक में अंतर अधिक होनी चाहिए। ये हुआ पहला कंडीशन। डिस्पर्स फेज आप समझ गया है। डिस्पर्सन मीडियम, मान लो स्टार्च को पानी में घुला, स्टार्च कम मात्रा में हो है तो वह हुआ डिस्पर्स फेज, और वाटर क्या हुआ? डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्स फेज मतलब वाटर, सॉरी डिस्पर्सन मीडियम मतलब वाटर, और डिस्पर्स फेज मतलब क्या हुआ? स्टार्च। दोनों के रिफ्लेक्टिव इंडिसेज मतलब अपवर्तन गुणांक में अंतर क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। यह हुआ पहला कंडीशन। यह क्या हुआ बताओ? इसका पहला कंडीशन हुआ ना। सेकेंड कंडीशन देखिएगा। सेकेंड कंडीशन कहता है द डायमीटर ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल। दूसरा द डायमीटर ऑफ द कोलॉइडल particle, the diameter of the colloidal particle या dispersed particle is not much smaller, is not much smaller बोले क्या होगा? बहुत कम नहीं होना चाहिए। इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, देन द wavelength of the light used। ध्यान दीजिएगा, कहता है द डायमीटर ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल और डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड ना। डिस्पर्स्ड फेज परिक्षेपित, डिस्पर्स्ड क्या हुआ? कोलॉइडल पार्टिकल का व्यास कोलॉइडल कण का व्यास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताओ? डायमीटर लिखे, डायमीटर पूछते हो, उसी को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यास ना। कोलॉइडल पार्टिकल का व्यास प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से प्रकाश के वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से शुरू करते हैं। प्रकाश के वेवलेंथ को हिंदी में क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य या तरंग लंबाई से बहुत कम नहीं होनी चाहिए। तरंग लंबाई से बहुत कम नहीं होनी चाहिए।
ध्यान दीजिएगा, कहता है द डायमीटर ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स, द डायमीटर ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स इज नॉट मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। कोलॉइडल कण का व्यास प्रकाश के वेवलेंथ से बहुत कम नहीं होनी चाहिए। देखो यही एक्सप्लेन करता है कि आकाश का जो रंग जो है ब्लू क्यों होता है। तो एटमॉस्फेयर में तो धूल कण है और उसमें लाइट है, विजियो ब्लू, ग्रीन, वायलेट, ऑरेंज, रेड सब है, 7 कलर है और उसमें धूल कण है। इसका कंडीशन देखो क्या है, कहता है कि द डायमीटर ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल, वो जो धूल कण है उसका डायमीटर, उसका व्यास, व्यास समझते हैं, व्यास इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। जो लाइट हम यूज कर रहे हैं उससे कम नहीं होनी चाहिए ना, प्रकाश की वेवलेंथ से बहुत कम नहीं होनी चाहिए, बहुत कम नहीं होनी चाहिए। जिसका कम हो जाएगा वह जो डिस्पर्सन शो नहीं करेगा, वह स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो नहीं करेगा। जिस लाइट का वेवलेंथ बहुत कम हो जाएगा वह वातावरण में स्कैटरिंग प्रभाव नहीं दिखाएगा। लेकिन ब्लू कलर का जो वेवलेंथ होता है, ब्लू कलर का जो वेवलेंथ होता है वह क्या होता है, कोलॉइडल पार्टिकल के व्यास के वेवलेंथ से बहुत कम नहीं है। इसीलिए वह लाइट जब कोलॉइडल पार्टिकल से जाके टकराया ब्लू लाइट, तो ब्लू लाइट टकराया तो ब्लू कलर ही नहीं दिखेगा। यदि रेड कलर टकराता तो लाल दिखाई पड़ता, यदि येलो कलर टकराता तो येलो कलर का बिखराव होता, येलो कलर का स्कैटरिंग होता तो आकाश पीला दिखाई पड़ता। लेकिन यहाँ ब्लू कलर का जो वेवलेंथ है वह कोलॉइडल पार्टिकल के वेवलेंथ से कम नहीं है, यानी उसके जो कंपेरेबल है, तो वो जाके टकराया। कौन टकराया? ब्लू कलर। तो ब्लू कलर टकराया तो स्कैटरिंग किसका होगा? ब्लू कलर का। तो ब्लू कलर के स्कैटरिंग होता है, इसीलिए आकाश में क्या दिखाई पड़ता है? बोलो, ये इसका क्या है कंडीशन। अब कहोगे कि सर इसका यूज क्या है, तो यूज तो बताइए दिए हैं। इट एक्सप्लेन द ब्लू कलर ऑफ स्काई, explain the blue color of sky, and it is used to distinguish between the true solution and colloidal solution. तो सर ये जो है टिंडर इफेक्ट पढ़ने से क्या फायदा? अब देखो हम फायदा पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन पढ़ते हैं तब ना फायदा पढ़ेंगे ना, फायदा पढ़ेंगे। एप्लीकेशन मतलब उपयोग। बता ही दिए हैं। इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश between true solution, and colloidal solution, है ना। इसका उपयोग वास्तविक विलयन तथा कोलॉइडल विलयन में अंतर स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। फिगर से तो बता ही दिए हैं ना, फिगर से बता ही दिए हैं कि ट्रू सॉल्यूशन में डार्क दिखाई पड़ेगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या होगा? ब्लू लाइट दिखाई पड़ेगा। इसीलिए इसका उपयोग करेंगे किसमें? ट्रू सॉल्यूशन और वास्तविक सॉल्यूशन में अंतर स्पष्ट करने के लिए। दूसरा, इट एक्सप्लेन
the blue color of sky. यह आकाश के नीले होने की व्याख्या करता है। मतलब आकाश का कलर ब्लू क्यों है, इसका व्याख्या करता है कौन? फिंगर इफेक्ट। आपको बताए ब्लू कलर क्यों दिखाई पड़ता है, का कारण कि कोलॉइडल कण जो है, ध्यान दीजिएगा, कोलॉइडल कण केवल ब्लू कलर को ही प्रतिनिधित्व करता है। कोलॉइडल कण जो है, कोलॉइडल पार्टिकल जो है, केवल ब्लू प्रकाश की किरण का ही क्या करता है, स्कैटरिंग करता है। ध्यान देना, कोलॉइडल पार्टिकल जो है वातावरण में, जो कोलॉइडल पार्टिकल है, धूलकण क्या हुआ, कोलॉइडल पार्टिकल, धूलकण क्या हुआ बोलो, कोलॉइडल पार्टिकल केवल ब्लू प्रकाश की किरण का क्या करता है, स्कैटरिंग करता है। अब वायु में उपस्थित धूलकण नीले प्रकाश का क्या करता है, प्रकीर्णन करता है। वायु में उपस्थित धूलकण है ना, नीले प्रकाश का स्कैटरिंग करता है, प्रकीर्णन करता है, जिसके कारण हमें आकाश नीला दिखाई पड़ता है ना। वायु में उपस्थित क्या है, धूलकण नीले प्रकाश पे क्या करता है, स्कैटरिंग करता है। ध्यान देना, वायु में जो है धूलकण क्या होगा, कोलॉइडल पार्टिकल। तो वायु में उपस्थित धूलकण मीन्स कोलॉइडल पार्टिकल केवल नीले प्रकाश का ही स्कैटरिंग करता है। वायु में उपस्थित धूलकण जो है, गैस पार्टिकल, कोलॉइडल पार्टिकल, वह केवल प्रकाश में 7 कलर में से सिर्फ ब्लू कलर का ही क्या करता है, स्कैटरिंग करता है। कलर तो है 7, लेकिन स्कैटरिंग किसका करता है, सिर्फ ब्लू का करता है। यानी ब्लू कलर क्या होता है, चारों ओर स्कैटर्ड कर जाता है, चारों ओर फैल जाता है। इसीलिए प्रकाश का रंग हमेशा क्या दिखाई पड़ता है, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। वही लिखे, इट एक्सप्लेन द ब्लू कलर ऑफ स्काई, यह आकाश के नीले रंग की व्याख्या। थैंक्स बच्चों। यह जो ब्रोनियन मूवमेंट रिपीट कर दी, क्योंकि वो वीडियो डिलीट हो गया था, है ना, इसलिए इसमें जो पढ़ा है ब्रोनियन मूवमेंट भी पढ़ा दिए, फिंगर इफेक्ट भी पढ़ा। थैंक्स।